हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज है लेक्चर नंबर 25 यानी 25th और आज हम बात करेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, जैसे हमारे पास कोई निकाय है, दो या दो से अधिक आवेशों से मिलकर एक निकाय बना है, तो हम ये मान के चलते हैं कि अनंत पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। इसलिए अगर हम उन आवेशों को अनंत से लेकर के आएं और उस निकाय को बनाएं और इस प्रक्रिया में जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य उस निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बात समझ में आ रही होगी। यानी दो या दो से अधिक आवेशों से मिलकर बने किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर उस निकाय की रचना करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। तो देखिए, इस बात को मैं यहाँ लिखूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा खिंचता है, तो आप लोग इसको एक बार फिर सुने, तो सुन करके आप लोग इसको नोट कर लेंगे डेफिनेशन को कि दो या दो से अधिक आवेशों से मिलकर बने किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर उस निकाय की रचना करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो देखें, अब हम सबसे पहले लेते हैं दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यानी हमारे पास अब कितने आवेश हैं? दो से स्टार्ट करते हैं। दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितने आवेश ले रहे हैं? दो आवेश, यानी दो आवेशों ने मिलकर के एक निकाय बनाया है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज। ओके, जैसे हमारे पास दो बिंदु आवेश हों Q1 और Q2, जैसे दिस वन इज Q1 एंड दिस वन इज Q2 और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? R। तो अब देखिए, हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रारंभ में ये आवेश अनंत पर थे, तो अनंत से इन आवेशों को ला करके और इस निकाय को बनाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। देखिए, कार्य क्यों करना पड़ेगा? आप लोगों ने देखा है कि जैसे दो आवेश एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। तो अगर हम दो आवेशों को परस्पर पास ला रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं तो इस प्रक्रिया में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। वही कार्य उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये बिंदु आवेश यही था और ये वाला आवेश कहाँ था? अनंत पर। तो अनंत पर था Q2, तो Q2 को हम ला रहे हैं इस बिंदु तक, यानी इसको हम बिंदु डाल लेते हैं, ये बिंदु A और ये बिंदु B। यानी Q2 आवेश को हम कहां से ले आए? इंफिनिटी से, अनंत से यहां तक ले आए, तो ये निकाय बन जाएगा। R दूरी तक लेके आएंगे उसको और ये दो बिंदु आवेशों का एक निकाय बन जाएगा। तो इस क्रिया में जो कार्य होगा वही उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो हम देखें, सबसे पहले एक काम करते हैं, एकांक आवेश को यहां से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे? एकांक परीक्षण धनावेश कह लें या एकांक आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य ये हम ज्ञात करेंगे। तो अब आपको एक परिभाषा ध्यान आ रही होगी वैद्युत विभव की। तो वैद्युत विभव में ये बताया था कि
किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाला था किसी पॉइंट पर r दूरी पर, तो वो क्या था, एकांक परीक्षण धनावेश को उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव हो जाता है। तो यानी ये क्या हुआ, Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर विभव, क्लियर हो गई होगी बात परिभाषा से। यानी Q1 आवेश से R दूरी पर विभव कितना होगा, एकांक परीक्षण धनावेश को इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो वो विभव के बराबर। और विभव होता कितना है, Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव निकालें, यानी R दूरी पर V लिख देते हैं, तो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो निकाय है वो एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। तो Q1/R, ये पोटेंशियल किसके कारण है, Q1 आवेश के कारण। तो ये कार्य आ गया एकांक आवेश को। अब हमें निकालना कितने का था, Q2 का, क्योंकि हम अनंत से किसको लेके आएंगे, Q2 आवेश को। तो यूनिटरी मेथड, बहुत सिंपल सी बात, एकांक को लाने में इतना कार्य, तो Q2 को लाने में सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दें। अतः Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक, कहां तक लाएंगे, बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W बराबर दिस इंटू, ये एकांक आवेश के कारण कार्य है, Q1/R इंटू कितना कर दें, Q2। इस कार्य में Q2 का और मल्टीप्लाई कर दिया तो Q2 आवेश के कारण कार्य आ गया। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2/R। तो यही कार्य, यानी ये कार्य हमें करना पड़ा उस निकाय को बनाने में, और ये हमारा निकाय बन गया। तो यही कार्य क्या हो जाएगा, इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, जिसको हम किससे लिखेंगे, U से, यानी वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकाय की, आप लिख लेंगे यहां, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2/R। तो ये वैद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक आ गया जब हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं Q1 Q2 जो एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। तो देखिए आप लोग एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि देखिए जितने भी व्यंजक हमारे पास आ रहे हैं वो लगभग मिलते जुलते हैं, तो मिस्टेक ना हो, तो इनको बड़ा बारीकी से याद रखना है। जैसे कूलाम के नियम में यहाँ R² और आ गया था, Q1 Q2/R², यहाँ सिंपली R है, यानी दोनों आवेशों का जो परिमाण है उनका मल्टीप्लाई करना है और उनके बीच की दूरी से डिवाइड करना है और ये कांस्टेंट आना है। तो बहुत सिंपल सा व्यंजक आ गया, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसी तरीके से दो से अधिक आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 3 बिंदु आवेशों का निकाय हो या 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो एंड सो ऑन। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो देखिए अब आगे चलते हैं। अब हम ले लेते हैं 3 बिंदु आवेश, तो इसमें अब आपको कोई डेरिवेशन नहीं करना है। अब हम इसी को एक फॉर्मूला बना करके इसी तर्ज पर अब हम दो से अधिक कितने भी आवेशों के कारण वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये वैद्युत स्थिति ऊर्जा अभी हमने कैलकुलेट की थी, ये कौन से सिस्टम की थी, जिसमें दो बिंदु आवेश थे Q1 Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, R। अरे भाई ये ब्लैक बोर्ड की माइका कुछ ज्यादा स्मूथ होने वाली हमने, तो बड़ा स्लाइड होता है ये मार्कर, लाइन भी सीधी नहीं खींच पा रही। चलिए, लेकिन आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। फ्रिक्शन बहुत कम हो गया, बहुत ज्यादा स्मूथनेस है इसमें। तो आप लोग देख रहे होंगे कि फिगर बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम सी आ रही है। चलिए इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे।
हाँ, तो हम बात कर रहे थे वैद्युत स्थिति ऊर्जा यानी इस निकाय की इतनी है। तो अब हम लेके चलते हैं, जैसे हमारे पास तीन बिंदु आवेश हों, जैसे सपोज ये बना के चलते हैं, एक ये बिंदु आवेश Q1 और ये Q2 और एक ये Q3। तो ये हमारे पास एक ऐसा निकाय है जिसमें तीन बिंदु आवेश हैं, यानी तीन बिंदु आवेशों से ये मिलकर के बना है। और Q1 और Q2 के बीच की दूरी हम मान लेते हैं, भाई दूरी में अंतर करना है, R12 मान लेते हैं। और Q2 और Q3 के बीच की दूरी R23 मान लेते हैं। Q3 और Q1 के बीच की दूरी R31 मान लेते हैं। तो देखिए, अगर हम इस तरीके से देखें, जैसे हमारे पास दो बिंदु आवेश की स्थितिज ऊर्जा इतनी आई थी, तो यहां पर अगर दो दो के पेयर बनाए जाए तो देखिए हमारे पास तीन पेयर बनते हैं यहाँ, Q1 और Q2 का पेयर, Q2 और Q3 का पेयर और Q3 और Q1 का पेयर। तो जो हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी U होगी वो कौन कौन सी होगी, एक तो Q1 और Q2 के कारण, यानी उसको हम 1 2 लिख लेते हैं, प्लस U 2 और 3 के कारण 2 3, और 1 2 2 3 और 3 1 के कारण। तो अब 1 और 2 की बात करें, Q1 और Q2 की, तो सिंपली यही है, बस R डिस्टेंस की जगह उसका सिंबल बदल गया है R12। तो इस व्यंजक से इतना ही यहां आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन, बस R के स्थान पर हमने डिस्टेंस चूंकि R12 मान ली है, वो सिंपल सी बात है। ऐसे U23 के बीच बोलिए, आप लोग अपने आप बता सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2 3, यानी Q2 और Q3, तो Q2 Q3 अपॉन बीच का डिस्टेंस R23। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक बड़ा आसानी से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा मन लगा के और ध्यान पूर्वक इसको देखिए और सुनिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और अब बात कर रहे हैं Q3 और Q1 की, तो Q3 इंटू Q1 अपॉन डिस्टेंस R31। तो ये हमारे पास, अब ये कोई अलग से डेरिवेशन नहीं है, भाई डेरिवेशन तो हमें इसी का करना था, इसके बेस बना करके हम कितने भी आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। अब इसमें देखिए ये टर्म कॉमन आ रहा है, तो और आप ये ना सोचें कि इसको एक फॉर्मूला बना लें, व्यंजक बना लें, ये तो केवल एक इसको अप्लाई करने का तरीका समझाया जा रहा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K मैंने लिख लिया कॉमन, थोड़ा नीचे पड़ रहा है, बैठ के लिखता हूं, कोई फर्क नहीं। तो देखिए यहां क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 अपॉन R31। तो इस तरीके से हम तीन बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। जब हमने ये टॉपिक किया था, ये पहले टॉपिक का लास्ट का पोर्शन है जो यहां पर दिखाई दे रहा है आपको। एक बात मुझे और ध्यान आ गई जो मैं बताना चाह रहा हूं, आप उसमें ऐड कर लेंगे पहले टॉपिक में, कि जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, अदिश राशि। तो देखें, एक बात जो मैं बता रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि आप लोग गलती न करें, गलती करने की संभावना नगण्य हो सके। कि अदिश राशि होती है जैसे वैद्युत विभव, तो उसमें भी आवेश का एक पद आता है। तो अब आवेश दो प्रकार का है, प्लस है और माइनस भी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी, वो सदिश राशि थी, वहां भी प्लस और माइनस हो सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जब निकालते हैं, चूंकि वो सदिश राशि है, उसमें हम आवेश का साइन प्लस और माइनस नहीं रखते हैं। और जो अदिश राशियां हैं जैसे वैद्युत स्थिति ऊर्जा है या वैद्युत विभव है, उसके जो व्यंजक हैं, जब भी कभी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करेंगे
आवेश का चिन्ह अवश्य रखेंगे, यानी अदिश राशि होगी तो आवेश का चिन्ह आप लोग अवश्य रखेंगे। तो यहां पर देखें Q1 अगर पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 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 ही आएगा। Q1 नेगेटिव है, Q2 नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई भी नेगेटिव आएगा। और अगर एक इन दोनों में से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो उनका मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगा, तो हमारी वैद्युत स्थिति ऊर्जा नेगेटिव आएगी। इस बात को मैं संक्षेप में लिखता हूं, विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि U हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। जब जैसे Q1 हमारा पॉजिटिव हो और जब न्यूमेरिकल करेंगे तब बात समझ में आ जाएगी, यहां भी आ जानी चाहिए वैसे, और Q2 भी पॉजिटिव हो तो U हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक, उस केस में U पॉजिटिव होगा। और अगर Q1 नेगेटिव और Q2 नेगेटिव तब भी U कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। इन दोनों में से अगर एक कोई प्लस है और एक माइनस है, कोई सा एक, जैसे Q1 पॉजिटिव हो और Q2 नेगेटिव हो, तो उस केस में जब Q1 Q2 करेंगे तो एक प्लस का एक माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो U हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ऐसे ही यहाँ हर जगह, यहाँ भी जैसे जो साइन ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये प्लस प्लस और जहां माइनस रखना है वहां माइनस रखेंगे और बीजगणितीय योग के तरीके से उसको हल कर लेंगे। जैसे 4 + 3 - 2 आ रहा है तो आंसर 5 हो गया। वो खैर न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगी, लेकिन यहाँ विशेष रूप से ये ध्यान रखनी थी। तो अब ऐसे ही आगे चलते हैं हम। हाँ, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम जैसे इसको मैं पूरा सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, केवल समझा देता हूं। अब जैसे मैं 4 बिंदु आवेश ले लूं, कितने ले लेता हूं, 4। जैसे ये ले लीजिए, एक यहां है, दिस वन इज Q1 एंड दिस वन Q2 एंड दिस वन Q3 एंड दिस वन Q4। अब यहां आप लोग एक गलती करेंगे। अब क्या गलती करेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं और आप उसका आंसर अपने मस्तिष्क में सोचिएगा और फिर मैं बताऊंगा, देखना आप गलत थे या सही थे। जैसे हमने 3 आवेश लिए तो हमारे पास 3 पेयर बन गए थे, 1 2 2 3 3 1। अब यहां पर आप देखिए 4 आवेश हैं तो यहां 2 आवेशों के कितने पेयर बन रहे हैं, बहुत से लोग सोच रहे होंगे 4। ईमानदारी से आप अपने मंथन कीजिए, आप लोग 4 सोच रहे होंगे कि Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4 एंड Q1, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ कितने पेयर बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे। देखिए 1 और 2 का, 2 और 3 का, 3 और 4 का, 4 और 1 का, और 1 और 3 का, और 2 और 4 का, 4 पेयर बने या नहीं। तो इन चारों पेयर्स की हम क्या कर लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। ये डिस्टेंसेस भी हम पता कर लेंगे। जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी तो ये साइड्स दे रखी होंगी, अगर वर्ग है तो हम उसका विकर्ण निकाल लेंगे, आयत है तब भी विकर्ण निकाल लेंगे। तो इसमें मैं केवल इतना लिखता हूं, जैसे मैंने ये व्यंजक लिखा था एक्सप्रेशन, वही लिखता हूं। तो U बराबर क्या आएगा, U12 प्लस U। आप लोग इसको एक आसान तरीके से और समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास 4 आवेश हैं तो आपको सोचना भी नहीं है ज्यादा, इससे गलती भी हो सकती थी। तो एक यहाँ पैटर्न बना लीजिए, जैसे 1 और 2 का पेयर। अब 1 को ही लेके चलिए, 1 2 फिर 1 3 और 1 4। देखिए 1 2 1 3 1 4, 1 को लेके चले, 1 को 2 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ और 1 को 4 के साथ। यानी 1 का काम खत्म, कहां तक चलना था, 4 तक। प्लस इसी में आगे चल रहे हैं, प्लस अब किसको लेके चल रहे हैं, 2 को। तो 2 को 1 से लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि U21 और U12 तो एक ही बात हो गई, चाहे Q1 Q2 कर लें, चाहे हम 1 और 2 पेयर कह दें या 2 और 1 पेयर कह दें, वो तो एक ही हो गया। हायर ऑर्डर से चलना है, 2 के बाद कितना आता है, 3। तो 3 से U23 प्लस U24, यहीं तक चलेंगे। अब अगला
U3, अब 2 के खत्म हो गए, 3 से स्टार्ट करते हैं तो 3 से बड़ा 4 है तो 3 4, तो देखिए 6 पेयर आ गए अपने आप। यहाँ को सोचना ही नहीं था, गिनने ही नहीं थे। ऐसे 5 होते तो 1 2 1 3 1 4, चलो अभी लिखेंगे। ये तो हमारा ये हो गया। यहाँ अब इस तरीके से निकाल ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बात केवल यहां तक की है। ये तो फिर इन टर्म्स को तो आप इस तरीके से लिख ही लेंगे। ओके गाइस, चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे मेरे पास 5.4 हो, 5 बिंदु आवेश हो, यानी सिस्टम ऑफ 5 पॉइंट चार्जेस। अब बच्चा कैसे रखे हैं, अब वो हम फिगर नहीं बना रहे, हम केवल ये पेयर बनाना सिखा रहे हैं। आप बना भी सकते हैं, ऐसे पंचभुज बना लेंगे और 1 2 3 4 5। लेकिन ध्यान रखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, लेकिन मैं फिर भी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको 4 से ज्यादा का निकाय मिलेगा नहीं। ट्राइंगल है या 2 बिंदु आवेशों का है, ज्यादा ज्यादा 4 तक मिल सकता है, लेकिन फिर भी आना चाहिए। तो 5 आवेश हैं तो कितने कितने होंगे, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। इसको आप अपने आप पूरा लिखेंगे। इस डिस्टेंस को R12 मानेंगे, इसको R23, इसको R13 में लिख दूंगा, R12 R23 R34। अब यहाँ फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, R41, इसी हिसाब से, या R14 लिखा है हमने तो आप यहाँ R14 लिख लीजिए। उसी हिसाब से डिस्टेंस लिखते जाइएगा, कोई फर्क नहीं। और फिर 13 आया है तो 1 और 3 R13 मान लीजिए, और 14 आया है तो वो तो 14 हो ही गया, और एक ये 24 आया है तो इसको R24 मान लीजिएगा, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पर देखें 5.4 है, तो चलिए बनाते हैं। कितने पेयर बनेंगे, अभी नहीं सोच पा रहे हैं आप, कितने पेयर बनेंगे 5 से 2 2 के, भाई 5C2 करेंगे, यानी आपने क्रमचय संचय पढ़ा है, तो 5 × 4 अपॉन 2 × 1, 2 2 जा 4, यानी 10 पेयर बनेंगे। 10 पेयर बनेंगे। कैसे बनेंगे वो आप देखिए यहाँ पर U बराबर, सबसे पहले 1 को लेकर चलते हैं, U1 2 प्लस U1 3 प्लस U1 4 प्लस U1 5 तक चलना था, क्योंकि हमारे पास लास्ट जो चार्ज है वो Q5 है। अब 2 के पेयर बनाते हैं, U2 हायर ऑर्डर पे चलेंगे, 2 के बाद 3, U2 3 प्लस U2 4 प्लस U2 5। अब 3 पे चलिए, ये हटा देता हूं भाई, ये तो मैथ में आपने पढ़ा है, सिंपल कॉम्बिनेशन। U2 5 प्लस 2 का काम खत्म, 3 U3 4 एंड U3 5। अब 4 पे चलिए, U4 5 एंड हो गया भाई। 5 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 5 के आगे 6 है ही नहीं, तो अब काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 10 पेयर आ गए, तो गलती की कोई संभावना नहीं होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और उम्मीद है कि आपको वैद्युत स्थिति यूरिया समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अगला टॉपिक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये वैद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा हुआ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। और एक समान वैद्युत क्षेत्र कैसे बनाया जाता है, समांतर रेखाओं से, जो कि समदूरस्थ होती हैं, एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती हैं। तो देखिए जैसे हम यहाँ एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ये फील्ड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वैद्युत क्षेत्र को, जिसकी तीव्रता E है, और इसके अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है थीटा एंगल पर। दिस वन माइनस Q चार्ज और दिस वन प्लस Q चार्ज, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आप लोगों को पता है 12 है। इसको मैं चलिए ऐसे छोड़ देता हूँ, पॉइंट नहीं डाल रहे। और ये कितने एंगल पर है, थीटा एंगल बनाते हुए, वैद्युत क्षेत्र से थीटा एंगल बनाते हुए रखा हुआ है, और वैद्युत क्षेत्र है E। तो देखिए इस वैद्युत क्षेत्र के कारण
इस पर एक बल लगता है QE, ये पीछे पढ़ चुके हैं, और इस पर बल विपरीत दिशा में लगेगा, ऋण आवेश है QE। तो देखें पिछले टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि जब वैद्युत द्विध्रुव, पहले चैप्टर में, कि जब वैद्युत द्विध्रुव बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है। अगर आप लोगों को नहीं ध्यान आ रहा है तो फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक को देखेंगे, आपने नोट्स बनाए होंगे। टॉपिक का नाम क्या है? एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर कितना निकाला था? PE sin थीटा। बहुत से बच्चों को याद भी होगा, और नहीं याद है तो आप पीछे इसको हमने कैसे निकाला है पहले उसको समझिए, फिर आगे समझते हैं। तो इतना बल युग्म इस पर लग रहा है, यानी बल युग्म, और ये बल युग्म इसको क्या कर रहा है? इसको क्षेत्र के समांतर मोड़ने का प्रयास कर रहा है। ये जो बल युग्म लग रहा है क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास कर रहा है। तो इस बल युग्म की जो टेंडेंसी है वो उसको साम्य स्थिति में लाने की होती है, क्योंकि जब हमारा ये द्विध्रुव ऐसे रखा होगा तब वो साम्य स्थिति में कहलाता है और स्थायी संतुलन की स्थिति में होता है। तो खैर इस बल युग्म का आघूर्ण है टाउ बराबर PE sin थीटा। अब मान लीजिए मैंने इसको सूक्ष्म d थीटा एंगल से और घुमा दिया, थीटा एंगल पर तो स्थित था, और कितने एंगल से घुमाया है? d थीटा एंगल से। तो देखिए ये थ्योरी आप ऐसे नहीं कि नोट से ऐसे ही बना लें। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पर इसके बारे में चर्चा की थी कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है और एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। तो ये सब बातें आपको लिखनी है। तो इस द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण इतना। अब इसको d थीटा एंगल से घुमाते हैं तो इस क्रिया में किया गया सूक्ष्म कार्य dw बराबर टाउ इंटू d थीटा, क्योंकि मैंने इसको d थीटा एंगल से और रोटेट कर दिया है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? आप लोग कहेंगे वर्क बराबर तो हमने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी बल इंटू विस्थापन पढ़ा है। तो देखिए ध्यान कीजिए, 11th में मैंने घूर्णन गति पढ़ाई थी तो उसकी लीनियर मोशन और रोटेटरी मोशन का कंपैरिजन किया था कि कौन सा पद किस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ध्यान से सुन लीजिए, जैसे W बराबर F डॉट ds पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब घूर्णन गति होगी तो कार्य बल का कार्य कौन करता है? बल आघूर्ण, और इसकी जगह कौन हो जाता है? विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन हो जाता है। ध्यान आ रहा होगा, नहीं तो 11th का ये चैप्टर आप घूर्णन गति वाला उठा के देखिए, उसमें वर्क डन इतना ही होगा। अब चलिए इस टाउ की वैल्यू रखते हैं तो dw बराबर कितना आ गया? टाउ की वैल्यू PE sin थीटा, PE sin थीटा d थीटा। अब मैं इसको कितना घुमा रहा हूं? θ1 स्थिति से, ये स्थिति कोई भी हो सकती है, 0 हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, कहीं से भी। θ1 स्थिति से मैंने इसको घुमा दिया θ2 स्थिति तक। तो इस क्रिया में किया गया कुल कार्य समाकलन से निकालेंगे, ठीक है ना? इसका क्या करना है? समाकलन PE sin थीटा d थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक? θ1 से लेकर θ2 तक, क्योंकि मैंने इसको θ1 से θ2 तक रोटेट किया है। तो देखिए ये कांस्टेंट्स हैं टर्म, इनको बाहर ले लेते हैं। PE साइन ऑफ इंटीग्रेशन θ1 से लेकर θ2, और क्या रह गया? साइन थीटा d थीटा। अब देखिए आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। अब हो सकता है बायो के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो तो मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, सॉरी डी थीटा भी लिखना था, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है? माइनस कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा। उस माइनस को मैं, चलिए अंदर ही रहने देता हूँ, कोई फर्क नहीं, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट θ1 से लेकर θ2 तक। तो W बराबर PE, पहले हम क्या करते हैं? अपर लिमिट रखते हैं, तो माइनस कॉस θ2 हो गया, और माइनस लगा के फिर इस पद को लिखते हैं, तो माइनस और माइनस ऑलरेडी है प्लस, और फिर लोअर लिमिट कॉस θ1। तो पॉजिटिव वाला टर्म पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ। देखिए ये तो अलग बात थी। तो W बराबर कितना आ गया?
PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये देखो C ऐसा लग रहा है, मैं ऐसा करता हूं, उस ब्रैकेट को ऐसा बना देता हूं। तो ये वर्क डन आ गया द्विध्रुव को घुमाने में, यानी इतना कार्य करना पड़ेगा जब हम उसको थीटा 1 स्थिति से थीटा 2 स्थिति तक घुमाते हैं। चलिए इसके कुछ स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। स्पेशल केसेस नंबर 1। अब मान लीजिए ये स्टार्टिंग में कहां रखा हुआ था, क्षेत्र के समांतर था, यानी ये द्विध्रुव ऐसे न होकर थीटा 0 कब होगा, जब ऐसे रखा था और वो स्थायी संतुलन में था, यानी साम्य स्थिति से अब उसको हम कितना घुमाना चाह रहे हैं, यानी यहां से। तो ध्यान रखिए ऐसे, यानी थीटा इस समय 0 है, थीटा 1 0 हो गया पहली स्थिति, और इसको हम कहां तक घुमा रहे हैं, लंबवत दिशा तक, यानी अब थीटा 2 फाइनल स्थिति वो कितनी हो गई, 90। थीटा 1 बराबर 0 से थीटा 2 बराबर 90 तक घुमाएं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। आप यहाँ पर थ्योरी लिखेंगे, ऐसे ही नहीं लिख देंगे। ये द्विध्रुव को उसकी साम्य स्थिति से उसके लंबवत यानी थीटा 2 बराबर 90 अंश तक घुमाने में किया गया कार्य। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। PE देखिए थीटा 1 की वैल्यू 0 है, यानी cos 0 माइनस cos 90। अब देखिए cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो गया, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो W बराबर आ गया PE, इतनी पोटेंशियल एनर्जी। सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ध्यान आ गया, यानी इतना कार्य करना पड़ा साम्य स्थिति से, यानी क्षैतिज स्थिति से लंबवत स्थिति तक घुमाने में जो द्विध्रुव पर कार्य करना पड़ा वो W बराबर PE आ गया। अब मान लीजिए मैं उसको यहां से ऐसे घुमा के ऐसे कर दूं एंटी पैरेलल, यानी कितना घुमा दिया, 0 से 180 अंश, तो कितना हो जाएगा, थीटा 1 बराबर 0 से मैंने घुमाया है उसको बिल्कुल विपरीत दिशा में कर दिया, प्रति समांतरित कर दिया। तो देखिए मैं यहां लिखता हूं W बराबर दिख रहा होगा आप लोगों को उम्मीद है, PE देखिए cos 0 माइनस cos थीटा 2 माइनस में लगा दिया, 180 तक घुमाया है, विपरीत दिशा तो मैं कह रहा था, तो माइनस cos 180, ठीक है भाई, और cos 0 की वैल्यू 1, तो W बराबर PE और यहां लिखते हैं 1 माइनस, और देखिए cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए तो 1 हो गया, तो कितनी हो गई 2PE। तो W कितना होगा, कितना कार्य करना पड़ेगा हमें, W बराबर 2PE। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। देखें इससे पिछले टॉपिक में हमने निकाला था 2 बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, 3 आवेशों के, 4 आवेशों के, 5 आवेशों के एंड सो ऑन। इसी तरीके से जब वैद्युत द्विध्रुव एक वैद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उसकी भी एक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, उसकी गणना और करनी है। ये जो लिखा हुआ है ये पिछले टॉपिक का पोर्शन है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको अभी बने रहने दिया है। तो देखें जो वैद्युत क्षेत्र हमारा था इसको हम फिर बना लेते हैं। मैं इसको बिगाड़ चुका था थोड़ा सा, फिर मुझे ध्यान आया इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए दिस वन प्लस Q और इस पर आवेश था इस पर जो बल था QE। ये स्थिति तो अभी हमने बनाई थी, कार्य निकाला था, तो इसी का इस्तेमाल हम यहां पर करेंगे। तो उससे पहले एक डेफिनेशन देखो, पहले मैं इसको पूरा कर देता हूं, आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। ये अभी हमने कैलकुलेट किया है, अब मैं इसको इरेज कर रहा था लेकिन इरेज करते करते रुक गया। तो देखिए होता क्या है, इसको तो हम इरेज कर ही देते हैं, ये तो आप लोग समझ चुके हैं कि हमने किसी निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा की परिभाषा स्टार्टिंग में ही दी थी, लेक्चर के स्टार्टिंग में,
कि दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बने किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर उस निकाय की रचना करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक इसी तरीके से वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? भाई हम ये मान के चल रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव अनंत पर स्थित था, तो अनंत से उस वैद्युत द्विध्रुव को उस वैद्युत क्षेत्र में किसी भी स्थिति में लाने में, यानी चाहे इस स्थिति में लाए हुए या कैसी भी स्थिति में है, जिस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा निकालनी है उस स्थिति तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। परिभाषा एक बार सुन लें कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से उस वैद्युत क्षेत्र में या वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। तो इस परिभाषा का इस्तेमाल करके अगर हम व्यंजक निकालते हैं तो फिर वो एक नया टॉपिक सा होगा, आप लोगों को फिर कुछ अजीब सा लगेगा, लेकिन ये एक बहुत आसान तरीका है क्योंकि अभी हमने कार्य निकाला है, इसी की तर्ज पर हम यहाँ पर इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं जो बहुत ईजी हो जाएगी। तो देखिए, मान लीजिए ये थीटा एंगल पर है और इसी पोजीशन में हमें इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो एक बात का ध्यान रखेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जैसे जब हम पृथ्वी के गुरुत्व के कारण किसी पिंड की h ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं तो हम mgh कर देते हैं। यानी mgh कैसे कर लिया हमने, जैसे यहाँ से ये पृथ्वी का तल है, यहाँ से h ऊंचाई पर यहाँ इस पिंड जिसका द्रव्यमान m है, पोटेंशियल एनर्जी mgh कर देते हैं। वो तब कर देते हैं कि जब हम ये मान के चल रहे हैं कि ग्राउंड पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, तो इसको एक लेवल माना है। अब यहाँ से h ऊंचाई तक बढ़े हैं इसलिए यहाँ पर mgh लगाया है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर एक मानक बना लेते हैं। ये मानक बना लिया हमने कि जैसे हम किसी घटना का टाइम नोट करते हैं तो उस समय चाहे 10 बजे हो, चाहे 11 बजे हो, चाहे 2 बजे हो, हमें मान लो कोई घटना 1 घंटे की इवेंट करनी है तो उस समय हम शून्य मान के चलेंगे टाइम को। हम अपना जो टाइमर सेट करेंगे वो 0 पे सेट करेंगे। तो एक लेवल से स्टार्टिंग करनी होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव के केस में क्या होता है, एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि इसे मैं हटाता हूं, जैसे इसका हमने मानक बनाया था ठीक इसी तरीके से वैद्युत द्विध्रुव की मानक स्थितिज ऊर्जा जो शून्य पर होगी, वो मानक स्थिति क्या है कि जब हमारा वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित होता है। ये स्थिति है उसकी। इस स्थिति में थीटा बराबर 90 की स्थिति है इस समय, यानी ये 90 का एंगल बन रहा है भाई, ये एंगल 90 का। इसको रेफरेंस लेवल मान के चलते हैं और इस स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान के चलते हैं, 0। तो ध्यान रखेंगे लंबवत स्थिति में 0 है, तो लंबवत स्थिति से थीटा कोण तक उसको घुमा लें और किया गया जो कार्य होगा थीटा स्थिति में निकालनी है। तो पहले लंब स्थिति में ऐसे रखा था, अब उसको इस स्थिति तक घुमाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो कितना होगा, इसी तरीके से फिर निकालते हैं। तो देखिए थीटा एंगल पर बल एवं का आघूर्ण इतना हो गया और डी थीटा एंगल घुमाने से इतना हो गया। और अब हम कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं, बस यहीं कर लीजिए। अब हम उसको, एक तरीका यह है कि हम यहीं पर θ1 रख दें 90, क्योंकि 90 से कहाँ तक घुमा रहे हैं, थीटा तक, क्योंकि थीटा स्थिति में हमें उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। या फिर यही लिमिट बदल लीजिए, यहीं से कर लेते हैं, लिमिट बदल लेते हैं, कोई फर्क नहीं है, आप लोगों को आसानी से समझ में आएगी बात, ठीक है। और यहीं से फिर आगे कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। मैंने इसीलिए नहीं हटाया जिससे कि आप इस टॉपिक के साथ जुड़ सकें और समझ सकें कि इसी टॉपिक का इस्तेमाल करके हम बहुत इस टॉपिक को आसान बना रहे हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिया है और लिमिट अब हम कहाँ से कहाँ तक लेके चल रहे हैं, 90 डिग्री की स्थिति से थीटा डिग्री की स्थिति तक घुमा रहे हैं। तो इस स्थिति में जो कार्य होगा वही उसकी थीटा स्थिति में स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, जो कार्य होगा वही स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो अब लिमिट 90 से लेके कहाँ तक चल रहे हैं, थीटा तक है। बहुत आसान बात। आप बुक में देखेंगे तो एक दूसरा मेथड होगा, वो थोड़ा है इजी वो भी, लेकिन नई तरीके से बात क्यों की जाए, उसी का इस्तेमाल कर लिया हमने। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करते हैं। इस माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, माइनस PE, और अंदर कर देते हैं cos थीटा
तो या पहले लिख लो, अब कॉस थीटा रह गया और लिमिट 90 से थीटा रह गई, तो W बराबर कितना आ गया माइनस पी ई, अपर लिमिट लगाएंगे कॉस थीटा माइनस कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0, तो ये पद खत्म, तो W बराबर कितना आ गया माइनस पी ई कॉस थीटा। सो सिंपल। तो देखिए पिछले टॉपिक का इस्तेमाल करके हमने वर्क डन निकाल लिया, और यही वर्क डन थीटा स्थिति में उसकी स्थिति यूरिया हो गई, यानी इसको यू थीटा से लिख देते हैं। ये किस स्थिति में है, जब वो इस स्थिति में रखा हुआ है, और इस स्थिति में कहाँ से लाए हैं, यहाँ से घुमा के लाए हैं। तो ये दोनों फिगर बनाइएगा, तो यू थीटा हमारा यही आ गया माइनस पी ई कॉस थीटा। इतनी पोटेंशियल एनर्जी थीटा एंगल पर वैद्युत द्विध्रुव की होगी। अब अगर उसकी शून्य ऊर्जा देखना चाहें यू जीरो, अब वैसे भी आप देख लीजिए, अब इस फॉर्मूले में जब थीटा इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो यू जीरो कितनी आएगी माइनस पी ई कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यू जीरो कितना आ गया माइनस पी ई आ गया। ऐसे ही थीटा बराबर 90 रखते हैं, जब थीटा हमारा 90 है तो यहाँ 90 रखिए, तो यू 90 पर माइनस पी ई कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो यू 90 0 आ गया। क्योंकि इसी को हम मान के चले थे कि 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, उसी से हमने व्यंजक निकाला है, तो ये बात तो आनी ही थी। तो 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी 0, और 0 एंगल पर, 0 एंगल का मतलब जब हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है उस समय उसकी स्थिति ऊर्जा इतनी होती है u0 बराबर, और हमारा मेन फॉर्मूला तो ये है ही, ये हमने कब निकाली है, थीटा जब हमारा 0 है, और इसी को हम एक स्केलर क्वांटिटी है तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान आ रहा होगा, ए बी कॉस थीटा को हम क्या लिख देते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और पी और ई यहाँ पर दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस पी डॉट वेक्टर ई। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला रहा, और ये हमने उसके स्पेशल केसेस देखे हैं। तो ये हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो इसकी वो परिभाषा जरूर लिख लीजिएगा वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की, कि मैंने बताई थी कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की फिर स्टार्ट करते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से उस वैद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। इस बात को आप लिख लेंगे स्टार्टिंग में, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए इस चैप्टर में 2 मेन टॉपिक थे, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या था, वैद्युत विभव एवं धारिता। तो देखिए वैद्युत विभव का पोर्शन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ समाप्त हो चुका है, तो क्यों ना अब यहाँ तक के न्यूमेरिकल कर लिए जाएं, क्योंकि फिर एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। तो उससे पहले अब तक जितना पढ़ा है उसकी पूरी एक समरी बनाएंगे, सारांश बनाएंगे, जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर का सारांश बनाया था। अब मैं बार बार नहीं बनवाऊंगा, सब आपके पास नोट है, सारे व्यंजक लिखिए और उन्हें याद करिए, जिससे कल के लेक्चर में जब हम न्यूमेरिकल करें तो बड़े आसानी से समझ में आ सकें। तो उम्मीद है आज भी आपको सब समझ में आया होगा, तो मन लगा के पढ़ते रहिए और कंटिन्यू वॉचिंग। सो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, नहीं न्यूमेरिकल के साथ। तो उसके लिए आपको होमवर्क दिया गया है, वो करके लाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। रुकिए जरा सोचिए तो। देखिए भाई, मैं अभी वीडियो समाप्त करके जा रहा था, लेकिन मैं दोबारा वापस आ गया हूँ, सॉरी। देखिए जाते समय मुझे एक कमी नज़र आ गई, ये Q2 धोखे से मुझसे लिख गया है। एक्चुअली ये इस द्विध्रुव की लंब स्थिति है, -Q + Q होते हैं द्विध्रुव में, और यहाँ वो सिली मिस्टेक धोखे से Q2 लिख दिया है, तो आप इसको सुधार कर लें। तो ये कमी ठीक है, मुझे नज़र आ गई, इसलिए मुझे वापस लौटना पड़ा, तो सॉरी फॉर दिस। ओके, मिलते हैं कल, थैंक यू।